अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। तो मेरा बेटा हम लोग हमारी एक नई जर्नी का आगाज करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम हमारा ओ लेवल का सिलेबस जिसका कोर्स कोड है 5054, या आईजीसीएसई का फिजिक्स का सिलेबस जिसका कोर्स कोड है 0625, वो अच्छे तरीके से तमाम टॉपिकल पास पेपर्स के साथ यहां पर मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे होंगे। आगे चलने से पहले आपका जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन की वेबसाइट CIE की वेबसाइट से जाकर 5054 या 0625 आप जिस भी कोड के तहत पेपर देंगे उस सिलेबस को डाउनलोड लाजमी कर लें। तो मेरा बेटा आपका जो फिजिक्स का टोटल सिलेबस है उसको कैम्ब्रिज वालों ने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता सुनते जाइएगा, सारी कहानी आपकी क्लियर होती जाएगी। 6 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहला सेक्शन है मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी, दूसरा है थर्मल फिजिक्स, तीसरा है वेव्स, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, पांचवा है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड छठा है स्पेस फिजिक्स। ठीक है, अब मेरा बेटा ये जो आपके पास एक कोई भी सेक्शन है, जैसे अगर पहले सेक्शन की बात करें मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक सेक्शन एक चैप्टर है। ये एक सेक्शन है जो कि फर्दर डिवाइड हुआ है छोटे छोटे चैप्टर्स के अंदर। क्लियर हो गया? 5 से 6 चैप्टर ऑन एन एवरेज हर सेक्शन के अंदर मौजूद है। ठीक है, 5 से 6 चैप्टर। ठीक है, ऑन एन एवरेज, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज्यादा हो सकते हैं। तो हम लोग हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी। और पहले सेक्शन में भी पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल करना है कि ये हमारा पहला सेक्शन है और पहले सेक्शन का पहला चैप्टर है। पहले सेक्शन में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे पहला चैप्टर आपके पास है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे और उन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कैसे किया जाता है उनके ऊपर थोड़ी बातचीत होगी। जो अगला चैप्टर आएगा इसी सेक्शन में मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी में, उसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे, जिसको आप काइनेमेटिक्स भी कह सकते हो, जिसके अंदर हम बातचीत करेंगे स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं। इसी के अंदर अगला चैप्टर आएगा फोर्सेस का, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, कहानी चलती जाएगी। तो पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। उस पहले चैप्टर का ये मेरा बेटा हमारे पास पहला लेक्चर है, जिसको मैंने नाम दिया हुआ है बिल्डिंग द फाउंडेशन। अच्छा, ये नाम क्यों दिया? क्योंकि मेरा बेटा जब आप आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो हर जगह पे ये सारी की सारी चीजें जो हम अभी पहले चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो आपके पास इस्तेमाल हो रही होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा नाम बिलाल जिया है और ये मेरा और आपका एक छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कैम्ब्रिज की फिजिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो देखो भैया, सबसे पहले आप ये डिफाइन कर लो कि आपके पास फिजिक्स बेसिकली क्या है। जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहले आप मेरी बात सुन लो, उसके बाद आपको ये सब लिखा हुआ अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बाकी जहां तक रही बात कि सर क्या ये नोट्स मिलेंगे, बेटे बिल्कुल आपको ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए। ठीक है, देखो भैया फिजिक्स क्या चीज है। मेरा बेटा आपके पास दुनिया में आपके इर्द गिर्द जितने भी नेचुरल फिनोमिना आपको नजर आ रहे हैं, जो भी कुछ नेचर में होता हुआ नजर आ रहा है, उन सब को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डिडक्शन करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, क्वांटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए जो ब्रांच ऑफ साइंस यूज होती है वो मेरे बच्चे कहला रही होती है फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ आवर नेचुरल वर्ल्ड फ्रॉम वेरी लार्ज, यानी कि सोलर सिस्टम से लेके एटम तक। सोलर सिस्टम के बारे में हमें पता है कि ये हमारे पास पूरी कायनात है, यूनिवर्स है, तो यानी कि इतने बड़े गैलेक्टिक मॉडल से लेकर जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है यानी कि एटम, इतनी छोटी सी जो चीज है उसको भी मेरा बेटा हम किसके अंदर पढ़ रहे होते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो फिजिक्स को अगर आप मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहोगे तो ये बात गलत नहीं होने वाली। ठीक हो गया? अब आगे एक जनरल बात बताई हुई है, जाहिर सी बात है मेरा बेटा जब किसी भी चीज के अंदर इतनी ज्यादा डिटेल आ जाए या इतनी ज्यादा डेप्थ आ जाए तो उसको अच्छे से पढ़ने के लिए आप क्या करते हो? उसको कैटेगराइज करते हो। भैया मिसाल के तौर पे आपको किताबें पढ़ने का शौक है, अब आप किताबें खरीद के लेकर आते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो जाहिर है अगर आप रैंडम बुक्स प्लेस करना शुरू कर दोगे तो ढूंढने पर आपको तो वो किताब नहीं मिलेगी। भैया एक किताब मिसाल के तौर पे आप लेकर आए जिसमें फिक्शन स्टोरी है, एक आप लेकर आए जिसमें नॉन फिक्शन स्टोरीज है, एक आप लेकर आए जिसके अंदर मिसाल के तौर पे फिजिक्स का कोई फिनोमेना डिफाइन हुआ है, एक आप लेकर आए जिसके अंदर कोई उर्दू के नॉवेल्स है, एक आप लेकर आए जिसके अंदर कोई इंग्लिश की कहानी है छोटे बच्चों के लिए। अब अगर आप इनको
इनके सब्जेक्ट के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो बाद में आपके लिए भी ढूंढना क्या होगा, आसान होगा। तो सिमिलरली स्टडी ऑफ फिजिक्स एक बड़ी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें मैंने बताया कि हम कंप्लीट नेचुरल वर्ल्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसको आप कैटेगराइज करते हो सेक्शंस के अंदर। जनरल फिजिक्स फर्दर कैटेगराइज होता है, ध्यान में रखिएगा। सिमिलरली थर्मल फिजिक्स जिसमें हम हीट, थर्मोडायनेमिक्स, उसके लॉस वगैरह पढ़ रहे होते हैं। सिमिलरली वेव्स, अब जैसे लाइट एक फॉर्म ऑफ वेव है, साउंड एक फॉर्म ऑफ वेव है, इन सबको पढ़ रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जिसमें आपके पास चार्जेस का फिनोमिना, मैग्नेटिज्म का या इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस का फिनोमिना, ये सब पढ़ रहे होते हैं। या मॉडर्न फिजिक्स जिसमें आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये सारी की सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा जो आपकी फिजिक्स है उसको हम साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों है भैया? इसलिए ऐसा है क्योंकि मेरा बेटा फिजिक्स के अंदर आप डिफरेंट चीजें मेजर कर रहे होते हो, जैसे लेंथ किसी ऑब्जेक्ट की, टाइम किसी इवेंट का, मास किसी ऑब्जेक्ट का। तो जब आप चीजों को मेजर करते हो तो अब आपने जाहिर चीजों को मेजर कर लिया तो आपने उन्हें एक्सप्रेस भी करना होगा। तो फिजिक्स के अंदर चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम दो टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। पहली टर्म है मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरी टर्म है मेरे पास नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छे से समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आपको ये क्या लिखा हुआ है पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब आपको समझ में आएगा। देखो, आसान तरीन भाषा में या आसान तरीन जबान में, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, हर वो चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पे मेरा बेटा, मेरे पास कोई वायर है, क्या मैं उसकी लेंथ नाप सकता हूं? बिल्कुल भैया। मेरे पास एक कोई इवेंट हो रहा है, क्या मैं उसका टाइम मेजर कर सकता हूं? बिल्कुल मेजर कर सकता हूं स्टॉप वॉच की मदद से। मान लो एक एथलीट है, एक एथलीट स्विमर है जो कि ओलंपिक के अंदर, ओलंपिक गेम्स में हिस्सा लेता है, स्टार्ट से लेके एंड तक स्विम करता हुआ जाता है। तो क्या मैं इस इवेंट का टाइम मेजर कर सकता हूं? यस सर। इसका मतलब ये भी आपके पास टाइम भी क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछे कि बिलाल भाई आपका मास कितना है, क्या मैं उसे अपना मास मेजर करके बता सकता हूं? बिल्कुल। तो मास भी क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी। तो गोया हर वो चीज जिसको मेरा बेटा आप मेजर कर सकते हो, या इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। क्वांटिफाई करने का मतलब होता है टू एक्सप्रेस समथिंग इन न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर्स में एक्सप्रेस कर पाना। अगर आप किसी चीज को क्वांटिफाई कर सकते हो, इन टर्म्स ऑफ नंबर डिफाइन कर सकते हो, इसका मतलब वो मेरे बेटे हमारे पास चीज क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं आगे इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, या दे कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? मिसाल के तौर पे आप कहते हो यार आज मैं बहुत खुश हूं, आपका दूसरा दोस्त कहता है यार आज मैं भी बहुत खुश हूं। क्या आप ये कह सकते हो कि मैं अपने दोस्त से 3 किलो ज्यादा खुश हूं? या मिसाल के तौर पे आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो क्या आप ये कहोगे कि मुझे कल के मुकाबले में आज 4 न्यूटन गुस्सा ज्यादा आ रहा है या 5 किलो गुस्सा ज्यादा आ रहा है? ऑब्वियसली आप ऐसा नहीं कह सकते। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिन्हें आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से। ऑल सच क्वांटिटीज आर टर्म्ड एज नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जनरली आपके पास जितनी भी फीलिंग्स होती हैं, या आप कह लो जितनी भी आपके पास इमोशंस होते हैं, ये सारे के सारे मेरा बेटा आपके पास क्या होती हैं, दे ऑल आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ यहां पे लिखी हुई है, जैसे खुशी है, आपका डर है, डर के आगे जीते वाला डर है, आपका गुस्सा है, पेट्रियोटिज्म, आपकी अपने वतन से मोहब्बत है। तो इन चीजों को आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, बता सकते हो कि मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरी फलाने शख्स से मुल्क से मोहब्बत 3 किलो ज्यादा है या 3 किलो कम है। ठीक है। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि हम पूरी फिजिक्स के अंदर जो बातचीत कर रहे होंगे ना, वो मेरा बेटा किसके ऊपर कर रहे होंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर कर रहे होंगे। क्यों सर? इसलिए कि मेरा बेटा जो पूरी फिजिक्स है उसके अंदर आप चीजों को मेजर ही करते हो। तो जाहिर है ये आपकी मेजरमेंट की दुनिया है। तो मेजरमेंट किन चीज की पॉसिबल है? फिजिकल क्वांटिटीज की ही पॉसिबल है, ध्यान में रखेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेरा बेटा हम दो कैटेगराइजेशन में लेके जाते हैं या दो हिस्सों में तोड़ते हैं। एक मेरा बेटा हमारे पास कहला रही होती है बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक मेरा बेटा हमारे पास कहला रही होती है ड्राइव क्वांटिटीज। एक आसान सी मिसाल बताता हूं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज एंड व्हाट आर ड्राइव क्वांटिटीज। देखो बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि फंडामेंटल नंबर्स कितने हैं या बुनियादी नंबर्स कितने हैं, तो देखो बुनियादी नंबर्स ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा बेटा आपके पास फंडामेंटल डिजिट्स हैं या फंडामेंटल नंबर्स हैं।
आप दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, चाहे वो कितना छोटा नंबर हो, इन 10 डिजिट्स की मदद से बना सकते हो, 0 से लेकर 9 तक। भैया फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूं कि यार आप कोई एक नंबर लिखो, लेट्स से आपने लिखा 4379, क्या ये नंबर इन डिजिट से मिलकर बना है? बिल्कुल, 4 भी आ रहा है देखो, यहाँ पे 3 भी आ रहा है देखो, 7 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, कोई भी नंबर होगा उनको आप इन डिजिट से मिला के बना सकते हो। तो मेरा बेटा ये जो आपके पास डिजिट्स है ना, ये कहलाते हैं बेस डिजिट्स या फंडामेंटल डिजिट्स या फंडामेंटल नंबर्स। ये खुद किसी से मिलकर नहीं बने, लेकिन बाकी के जितने भी नंबर हैं इनके अलावा वो सारे के सारे इनसे मिलकर बने। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे की एज है 24 ईयर्स, तो 2 और 4 आप देखो यहीं से आया है, 2 और 4 मिला के 24 बन गया। सिमिलरली लेट से मैं कहता हूं एक टीम ने टेस्ट मैच में स्कोर किया 332 रन, अब 332 ये भी देखो यहीं से आया है, तो जिसको आप 332 कहते हो या 332 कहते हो, तो यहीं से मिलकर बना है। तो बेस वो चीज होती है जो किसी से मिलकर ना बनी हो, जो फंडामेंटल हो, बुनियादी हो। ड्राइव वो चीज होती है जो उससे मिलकर बनी हो। तो मेरा बेटा आपके पास फिजिक्स के अंदर जो सिस्टम चलता है वो ऐसा ही सिस्टम चलता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसा ही सिस्टम आपके पास 1968 के अंदर पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने मिलकर एडॉप्ट किया कि अब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम यूज करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता था ये भी अभी आपको आज ही के लेक्चर में समझ में आ जाएगा। तो आपके पास पूरी दुनिया में एक सिस्टम चलता है जिसको हम कहते हैं एसआई सिस्टम, या एसआई की मेरा बेटा हमारे पास फुल फॉर्म होती है सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट आपके पास एसआई सिस्टम कहला रहा होता है। इसके अंदर मेरा बेटा हमारे पास कुल मिलाकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है या 7 बेस क्वांटिटीज है। इसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज आपको पूरी फिजिक्स में मिलेंगी कभी भी, वो सारी की सारी आपके पास क्या होने वाली है बच्चे? वो सारी की सारी आपके पास ड्राइव क्वांटिटीज होने वाली। क्लियर है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं पहले वो देख लो। लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। दीज 7 आर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो किसी से मिलकर नहीं बनी। बाकी जितनी भी आपकी फिजिक्स की क्वांटिटीज हैं वो इन सब से मिलकर आपस में बनी होंगी। ठीक हो गया? अब देखो मेरा बेटा आपके पास जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के कोई ना कोई यूनिट्स भी होते हैं। जो यूनिट होता है ना मेरा बेटा, उसको आप कहते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका भी जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा ताकि आपको ये टेबल जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखो भैया यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेसिकली होता क्या है? हम कहते हैं कि हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर के अंदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देखो भैया इसका मतलब ये है, सपोज कर लो मिसाल के तौर पे ये मैंने कोई रॉड रखी, एक ये रॉड है, ठीक है मेरा बेटा, ये एक रॉड है। अब इस रॉड की यकीनन कोई लेंथ होगी, इस रॉड की यकीनन कोई ना कोई क्या होगी मेरा बेटा? लेंथ होगी। मैंने मान लिया कि इस रॉड की जो लेंथ है ना, आज के बाद इस रॉड की लेंथ को मैं कहूंगा 1 मीटर। दिस इज 1 मीटर। मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए, जरा गौर से समझिए। मैंने कहा इस रॉड की लेंथ को, यानी कि इस पॉइंट से लेकर ए पॉइंट, अगर ए है तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक इस रॉड की लेंथ को मैं क्या नाम दूंगा? 1 मीटर। तो अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की लेंथ है 7 मीटर, इसका मतलब यह है मेरा बेटा कि इस जैसी 7 रॉड रखी हुई है, 3 4 5 6 7, इस जैसी 7 रॉड्स आपने रख दी। यानी कि अगर आप कह रहे हो 7 मीटर, तो इसका मतलब क्या है? 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो आपने दुनिया में कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड 1 मीटर डिफाइन किया होगा कि भैया आज के बाद इतनी लेंथ को हम कहेंगे 1 मीटर। तो अगर कोई कहता है 7 मीटर, इसका मतलब आप कह रहे हो वो जो 1 मीटर डिफाइन हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? 7 से। तो 7 गुना उस 1 मीटर का लेंथ है इस ऑब्जेक्ट का जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो। और आसान करके मिसाल समझते हैं। देखो मेरा बेटा आपको मास का यूनिट पता है? मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। आज के बाद कहता हूं मिसाल के तौर पे ये मैं हूं, मेरा नाम बिलाल हो गया, ठीक है। मैं कहता हूं यार आज के बाद जो मेरा मास है ना, इसे हम कहेंगे 1 किलोग्राम। बेटे सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, अच्छे से कॉन्सेप्ट को फील करिएगा। मैं कहता हूं आज के बाद जो बिलाल है, बिलाल का मास कितना होगा? 1 किलोग्राम बिलाल का मास है, ठीक है। मैं कहता हूं एक कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास है 2 किलोग्राम, और आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 1 किलोग्राम किसका मास है? बिलाल का मास है, और बिलाल के मास को आपने नोट करके 1 किलोग्राम सेट कर दिया। अब मैं कहता हूं यार किसी बॉडी का मास है 2 किलोग्राम, इसका मतलब है इस बंदे का मास जो है ये 2 मल्टीप्लाई बाय बिलाल्स मास है। ठीक है भैया, ये बात समझ में आ रही है? 2 मल्टीप्लाई बाय बिलाल्स मास क्यों है? क्योंकि आपने बिलाल के मास को स्टैंडर्ड सेट कर दिया। तो अब समझिएगा कि आपके पास यूनिट क्या होता है।
मेरा बेटा किसी भी क्वांटिटी का जो यूनिट है, इसका मतलब वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है। यानी अगर मैं कहता हूं 1 सेकंड, अगर मैं क्या कहता हूं, अगर मैं कहता हूं 1 सेकंड, तो मेरा बेटा 1 सेकंड कोई एक स्टैंडर्ड टाइम डिफाइन हुआ होगा। अगर मैं कहता हूं किसी इवेंट को मुकम्मल होने में लगे 5 सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, या 5 गुना उस स्टैंडर्ड टाइम का अब लगा इस पर्टिकुलर इवेंट को मुकम्मल होने में। बिल्कुल ऐसे ही एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है। आपने डिफाइन किया होगा कि यार 1 एम्पेयर करंट कितना होता है, 1 एम्पेयर करंट कितना होता है। जैसे हम 1 एम्पेयर करंट को डिफाइन करते हैं, आगे चल के आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे भी, I इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाई टी। 1 एम्पेयर करंट तब होता है जब 1 कूलम का चार्ज किसी जगह से फ्लो करे 1 सेकंड में। समझिएगा गौर से, अगर 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो करेगा तो मेरा बेटा वो करंट क्या कहलाएगा, 1 एम्पेयर कहलाएगा। तो अगर कहीं से 5 एम्पेयर का चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि 1 कूलम चार्ज किसी जगह से 1 सेकंड में गुजरा, तो जितना करंट बढ़ रहा था उसके मुकाबले में यहां पर 5 गुना करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि आप कह रहे हो 5 एम्पेयर। 1 एम्पेयर कब होता, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। और आप कह रहे हो 5 एम्पेयर है, तो इसका मतलब जितना स्टैंडर्ड करंट है उसके मुकाबले में 5 गुना करंट यहां से गुजर रहा है। तो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूं। हमने अब तक क्या बात करी, मैंने कहा फिजिकल क्वांटिटीज को आप कैटेगराइज करते हो बेस क्वांटिटीज में और ड्राइव्ड क्वांटिटीज में। बेस वो क्वांटिटीज हैं जो किसी से मिलकर ना बनी हो, जबकि ड्राइव वो क्वांटिटीज हैं जो बेस से मिलकर बनी हो। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो एसआई सिस्टम है, जो 1968 के अंदर फिजिसिस्ट ने एडॉप्ट किया, और एडॉप्ट क्यों किया इसका भी रीजन अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ताकि दुनिया भर में जो रिसर्च हो रही है वो एक कॉमन यूनिट में हो सके। देखो मिसाल के तौर पे रशिया के अंदर कोई फिजिसिस्ट फिजिक्स के लॉस को वेरीफाई करता है। अब कोई अमेरिकन फिजिसिस्ट चाह रहा है कि मैं रशियन फिजिसिस्ट का जो काम है उसको पढ़ सकूं, समझ सकूं, देख सकूं कि क्या क्या काम किया है, ताकि हम उसमें मजीद एडवांसमेंट ला सकें। तो अगर दोनों किसी कॉमन ग्राउंड पर रह के काम करेंगे तो चीज आसान होगी। अगर कॉमन ग्राउंड पर रह के काम नहीं करेंगे, रशिया वाला बोलेगा नहीं यार मैं अपने लेंथ मास टाइम के यूनिट यूज करूंगा, अमेरिका वाला बोलेगा मैं अपने यूज करूंगा, तो रिसर्च कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो जनाब ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, लेंथ मास टाइम करंट टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके जो यूनिट्स होते हैं वो भी ध्यान में रखिएगा, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। फिर मैंने आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। मैंने कहा यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है मेरा बेटा हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट, या आप कह सकते हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके पास क्या होता है, एक स्टैंडर्ड चीज होती है जिसकी मदद से आप क्या करते हो, किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो। जैसे मैंने कहा 7 मीटर की लेंथ को एक्सप्रेस करना है, तो भैया 1 मीटर की लेंथ कहीं ना कहीं आपने स्पेसिफाई की होगी कि यार 1 मीटर क्या होता है। ठीक है, 1 मीटर कितनी लेंथ है वो आपने बता दिया। तो अब अगर किसी चीज की लेंथ 7 मीटर है तो इसका मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, वो जो एक स्टैंडर्ड लेंथ थी उसके मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 7 गुना है। अब मेरा बेटा यूनिट बार बार पूरे लिखना मुश्किल होता है, तो हमने क्या किया, इसके लिए भी सिंबल बना लिए। मीटर के लिए स्मॉल m, किलोग्राम के लिए kg, सेकंड के लिए मेरा बेटा ज्यादातर हम लोग कैम्ब्रिज के अंदर जहां कहीं भी आप देखोगे s यूज होगा, लेकिन अगर आप कोई किताब देखोगे तो उसमें SEC भी यूज करते हैं सेकंड के लिए। एम्पेयर के लिए A, केल्विन के लिए K, कैंडेला के लिए CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मेरा बेटा हम मोल यूज करते हैं। ठीक हो गया, चलो आगे देख लो आप। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं मेरा बेटा, वो सारी की सारी क्वांटिटीज जो कि अदर देन बेस क्वांटिटीज हैं, उन सबको आप कह रहे होते हो ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो आपके पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, हमारी फिजिक्स के अंदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास SI सिस्टम चल रहा होगा पूरी फिजिक्स में, जिसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बाकी की ड्राइव है। और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स एग्जिस्ट करते रहे हैं माजी में, जैसे MKS सिस्टम होता है। MKS सिस्टम ही आगे चल के SI सिस्टम बना। MKS सिस्टम में M स्टैंड करता है मीटर के लिए, K स्टैंड करता है किलोग्राम के लिए, S स्टैंड करता है सेकंड के लिए। तो MKS सिस्टम वो हुआ करता था मेरा बेटा जिसके अंदर लेंथ, मास एंड टाइम वर सपोज टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आप देखो MKS सिस्टम जो है ये आगे बढ़ के किसमें आ गया, SI सिस्टम में आ गया। तो SI सिस्टम में अब कुल मिला के कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। बहुत सारे टीचर्स इसको गलत पढ़ा देते हैं कि SI सिस्टम ही MKS सिस्टम है, ऐसा नहीं है। SI सिस्टम का ओल्ड वेरिएंट था MKS सिस्टम, जिसमें सिर्फ 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। सिमिलरली हमारे पास एक सिस्टम और होता है, इसको आप अक्सर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, CGS सिस्टम। C जो है मेरा बेटा वो सेंटीमीटर के लिए, G आपके पास ग्राम के लिए है, और S आपके पास सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहां पे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट सेंटीमीटर होता है, मास का ग्राम होता है, और टाइम का सेकंड होता है। इसी तरह आपके पास एक सिस्टम होता है FPS सिस्टम। ये मेरा बेटा F स्टैंड्स फॉर फुट। ठीक है,
जो बेसिकली आपका लेंथ का यूनिट है, P स्टैंड्स फॉर पाउंड, जो बेसिकली आपका फोर्स का यूनिट है, ध्यान में रखिएगा, पाउंड आपके पास फोर्स का यूनिट है, ठीक है, मास का यूनिट नहीं होता, पाउंड आपके पास वेट का यूनिट होता है। अगर आपने कभी रेसलिंग भी देखी होगी ना, WWE रेसलिंग, तो उसके अंदर भी क्या होता है, वो जब अनाउंसर अनाउंस करता है ना कि लेट से बिग शो की एंट्री हो रही है, तो बिग शो आ रहा है और उसका जो वेट है वो इतने पाउंड्स है, तो वेट इज समथिंग एल्स एंड मास इज समथिंग एल्स। मास से मुराद होती है किसी भी बॉडी के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी मौजूद है, या टोटल जैसे उसकी बॉडी में ब्लड मौजूद है, पानी मौजूद है, हड्डी मौजूद है, गोश्त मौजूद है, उन सब चीजों को आप जमा करोगे तो बॉडी का टोटल मास आएगा। वेट एक फोर्स होती है जो प्लेनेट किसी बॉडी के ऊपर लगाता है ताकि वो बॉडी अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो विद एन एक्सेलरेशन दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो वेट होता है। जैसे हम सब अर्थ के सरफेस पे क्यों है, अपने वेट की वजह से, तो ये ध्यान में रखिएगा। और एस से मुराद क्या है, सेकंड। वाहिद आपके पास मेरा बेटा टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, वाहिद आपके पास टाइम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट हर एक के अंदर क्या है, सेकंड है। चेक करो, हर एक के अंदर टाइम का यूनिट क्या चल रहा है, सेकंड 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 चल रहा हैगा, ठीक हो गया। हम लोग बरल ऐसा यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी की कुछ मिसालें लिखी हुई है। एरिया है जैसे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, भाई लेंथ और विड्थ को आपने मल्टीप्लाई किया तो वो ड्राइव क्वांटिटी एरिया बन गया। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, देखो एक लेंथ है और एक विड्थ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक ड्राइव क्वांटिटी आ गई। अगर किसी के जहन में ये सवाल आ रहा है सर विड्थ तो आपने पढ़ा ही नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी, अरे भैया विड्थ इज अ फॉर्म ऑफ लेंथ, तो मेरा बेटा लेंथ एक बार बता तो दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, हर तरह की लेंथ अब फंडामेंटल होगी। जैसे सर्कल का रेडियस वो भी एक फॉर्म ऑफ लेंथ है, सर्कल का डायमीटर वो भी एक फॉर्म ऑफ लेंथ है, किसी बॉडी की हाइट वो भी एक फॉर्म ऑफ लेंथ है, सरकमफेरेंस वो भी एक फॉर्म ऑफ लेंथ है। हर वो चीज जिसका यूनिट आप एसआई में मीटर में एक्सप्रेस करोगे वो आपके पास लेंथ है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ड्राइव क्वांटिटी आ गई। सिमिलरली वॉल्यूम में देखो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ विड्थ और हाइट, ठीक है। फोर्स में क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर हो गया। और मिसाल ले लो, जैसे आप आगे चल के मेरा बेटा पावर का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, पावर आपके पास क्या होती है, पावर आपके पास होती है मेरे बच्चे वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन को ओपन करोगे ये बन जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ये आपके पास है। अब यहां पे अपने नोट्स में आप एक चीज और नोट कर लेना, बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटीज बनाने के दो तरीके, बेस क्वांटिटी से ड्राइव क्वांटिटीज बनाने के दो ही तरीके, या तो आप मल्टीप्लाई करते हो या आप डिवाइड करते हो। देखो यहां पे मेरा बेटा मैंने क्या किया, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया ताकि मुझे ड्राइव क्वांटिटी मिल जाए। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे कुछ क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है और कुछ क्वांटिटीज डिवाइड हो रही है, यानी कि या तो आप मल्टीप्लाई करोगे बेस क्वांटिटी को या आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, ताकि बेस से क्या मिल सके, ड्राइव क्वांटिटी मिल सके। तो मेरा बेटा जो आपके पास बेस क्वांटिटी होती है उसका यूनिट बेस यूनिट कहलाता है, और जो आपके पास ड्राइव क्वांटिटी होती है उसका यूनिट आपके पास ड्राइव यूनिट कहला रहा होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यूनिट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जो आप मेजर करते हो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो मेरा बेटा हमारे पास क्या कहला रहा होता है, एक अदद यूनिट कहला रहा होता है। जैसे किलोग्राम, दुनिया में आपने कहीं पे एक कोई स्टैंडर्ड मास किलोग्राम सेट किया होगा। अब आप आज के बाद जब कभी भी कहोगे कि यार लेट से बिलाल का मास है 75 किलोग्राम, इसका मतलब वो जो स्टैंडर्ड मास है 1 किलोग्राम उसके मुकाबले में बिलाल का मास 75 टाइम्स कैसा है, ज्यादा हैगा। ठीक हो गया भैया, आगे चलते हैं। लास्ट चीज आज के लेक्चर की, एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। इस एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी को मेरा बेटा मैं ऊपर ही लिख देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी को मेरे बच्चे आप एक्सप्रेस कैसे करते हो। फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है कि एक आप लिखते हो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू और साथ में आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, या साथ में आप लिखते हो मेरा बेटा इसका एक अदद स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है 8 मीटर। अब देखो इसके अंदर ये जो 8 है ना, ये मेरा बेटा इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है। ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या बता रही है, ये न्यूमेरिक वैल्यू बता रही है कि स्टैंडर्ड लेंथ के मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी ज्यादा है या कितनी कम है। और ये मीटर क्या है, ये मेरा बेटा आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मेजरमेंट है। जैसे आपने दुनिया में कहीं स्पेसिफाई किया होगा कि यार आज के बाद इतनी लेंथ को हम कहेंगे 1 मीटर, तो ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बता रहा है कि 1 मीटर के मुकाबले में, स्टैंडर्ड लेंथ के मुकाबले में इस ऑब्जेक्ट की लेंथ 8 गुना क्या है, ज्यादा है। लाजमी नहीं होता हमेशा ज्यादा हो, कम भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं यार एक ऑब्जेक्ट की लेंथ है 1/8 मीटर, या 1/8 ऑफ अ मीटर, या 1/8 ऑफ अ मीटर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे स्टैंडर्ड के मुकाबले में। लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का नाम ऑब्जेक्ट ए है,
तो मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट ए की जो लेंथ है वो स्टैंडर्ड लेंथ के मुकाबले में 1/8 है। 1/8 का मतलब क्या है कि भैया आपका जो स्टैंडर्ड 1 मीटर था, आपने उसके 8 टुकड़े किए, 8 पार्ट्स किए। 8 पार्ट में से जो एक पार्ट की लेंथ है, एक पार्ट की 1 पार्ट की लेंथ जो है, वो मेरा बेटा इस ऑब्जेक्ट ए की लेंथ है। आपने स्टैंडर्ड के कितने टुकड़े किए? 8 टुकड़े किए। उस 8 टुकड़ों में से जो एक पार्ट की लेंथ है, एक मींस वन पार्ट की जो लेंथ है, वो इस ऑब्जेक्ट ए की लेंथ है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास पहला लेक्चर था, जिसके अंदर हमने हमारी बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करी। अगले के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को तोड़ेंगे या एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और उससे रिलेटेड जो आपके पास पेपर के क्वेश्चंस आए हुए, चाहे वो आईजीसीएसई के हों या वो 5054 के हों, ओ लेवल्स के, उनको डिस्कस करेंगे।